एक टॉपिक लास्ट टाइम छूट गया था माय ग्रेट स्टूडेंट्स, आज सेकंड डे है। तो ये टॉपिक है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हालांकि ये थोड़ा पीछे पढ़ाना चाहिए था लेकिन दिमाग से उतर गया। तो जैसे अब हम कोई ये वॉल्यूम ले लें, सपोज ये कोई क्यूब है, इसका साइज है 222, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 सेंटीमीटर क्यूब। और इसके ऊपर चार्ज दे दें हम 8 कूलम, तो चार्ज को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 8/8 यानी 1 कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब के हिस्से में 1 कूलम चार्ज आएगा। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, सॉरी इट इज डिनोटेड बाय रो। तो रो इक्वल टू क्या होता है डी क्यू बाई डी वी, चार्ज बाई वॉल्यूम। अब आप इसको नोट कर लें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज डिनोटेड बाई रो, रो इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी वी। ये आप नोट कर लीजिए बड़ा आराम से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, इट इज नोटेड बाय रो। यानी ऐसे देखें हम इसको, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है कि इसमें 1 सेंटीमीटर के 8 क्यूब बन जाएंगे, और एक क्यूब जो होगा उसके पास कितना चार्ज होगा 1 कूलम, क्यों टोटल कितना दिया था हमने 8 कूलम, 8 कूलम 8 जगह बट गया तो आ गया 1 कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, डेफिनेशन आपका इतना ही। इसके बाद आता है आपका एक टॉपिक और छूट गया था बीच में, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन क्या है ये आप देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया प्लस क्यू, ये चार्ज फिक्स है, इसके पास कोई चार्ज लाया मैं Q1, तो क्या करेगा दोनों पॉजिटिव है तो ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा F1। इसके पास चार्ज लाया मैं स्टूडेंट्स में -Q2, क्या करेगा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया आपका F2। ऐसे ही इसके पास में कोई चार्ज यहाँ पे +Q3 रखूँ तो क्या करेगा इसको, ये इस तरफ रिपेल करेगा।
और इसके पास कोई मैं चार्ज रखूँ -Q4, तो क्या करेगा, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे बना लूँ मैं F1 के साथ F2, उसके साथ F3 और उसके बाद F4। ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर F। यानी चारों का जो एक्ट करेगा वो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। F वेक्टर से हमने ऐड कर दिया। तो अगर बुक्स में थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया हुआ है तो उतना आपको डेप्थ में नहीं जाना है। इफ़ number of charges are acting at a point charge, then net electrostatic force will be equal to vector sum of all the forces acting at that if number of charges are acting at a point charge, then net electrostatic force will be equal to vector sum of all the forces acting at that point। इसको ऐसे भी कह सकते हैं वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 अप टू 4 वेक्टर हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 और मोर देन 4। अपने पास हिंदी स्पोकन स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, इसलिए मिक्स मीडियम में पढ़ाता हूँ मैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं धीरे धीरे इसको रब कर रहा हूँ। आपने नोट कर लिया होगा, या YouTube को स्लो मोशन में चला के भी आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों, माय ग्रेट स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता है कि जैसे ये 2 चार्जेस हैं, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच में कोई डिस्टेंस है 2L।
तो बॉसी बुक्स में इसको 2AB NCERT वगैरह में बोल देते हैं, मैंने 2L बोल दिया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक चार्ज नेगेटिव है और एक चार्ज पॉजिटिव है। इट इज ए सिस्टम consisting to equal and opposite charges, equal and opposite charges separated by certain distance. It is a system consisting two equal and opposite charges separated by certain distance. दो चार्ज हैं माइनस Q और इनके बीच में कोई फिक्स डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, अब इसको मेजर कैसे करते हैं। इट इज द product of either charge and perpendicular. It is the product of either charge and perpendicular distance it is the product of either charge and perpendicular distance between them. P equal to क्या होता है, Q into 2L. It is denoted by P. It is by P. Its unit is Q चार्ज है, L लंबाई है, तो Q का यूनिट कूलम होता है। कूलम, इट्स यूनिट इज कूलम मीटर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपने देख लिया। इट इज़ द सिस्टम कंसिस्टिंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। एक आता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। इट इज डिनोटेड बाई P। इट्स यूनिट इज कूलम मीटर। P इक्वल टू होता है Q, एक चार्ज ले लेंगे दोनों में से कोई, Q इंटू 2L।
इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऐसा बजाएंगे जो 10-20 साल याद रहेगा। ठीक और ख़राब क्या है। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको धीरे धीरे रब कर रहा हूँ। इसके बाद आता है आपका एक डेरिवेशन है, 2 डेरिवेशन है, बोर्ड्स में आते हैं और कभी कभी आ जाते हैं, तो इनका थोड़ा ध्यान से देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन क्या है, जैसे कोई डाइपोल है, ये चार्ज इस पर प्लस क्यू है, यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू है, इसके बीच डिस्टेंस 2L है और इसका मिड पॉइंट है O। और यहाँ पर इससे कुछ दूरी पर है पॉइंट P और सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है R। देखो माय ग्रेट स्टूडेंट्स, ये प्लस और यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा जाता है, वो भी प्लस माना जाता है। प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और माइनस क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एक रिपेल करेगा और एक इसको अट्रैक्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं माइनस क्यू ज़्यादा पास में है, इसका असर ज़्यादा होगा, और प्लस क्यू इससे बहुत दूर है, इसका असर कम होगा। तो एक इस तरफ खींचेगा, एक इस तरफ खींचेगा, तो ज़्यादा नेट फोर्स कितना बताएगा, ज़्यादा वाले में से कम को माइनस कर देंगे। तो अब इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है हमें। Let us consider an electric dipole consisting two charges minus q and plus q separated by certain distance 2L। इनके बीच जो डिस्टेंस है 2L। मिड पॉइंट O, बीच में O है। अब आपका जो यहाँ पे फील्ड निकालना है वो P है।
मिड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी measured at P which is at R distance from center O. सेंटर ओ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? आर। अब बेटा देखो ये प्लस है और यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे प्लस, प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। इस प्लस क्यू की वजह से चार्ज कितना होगा? तो E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस R प्लस, क्योंकि 2L है तो 2L का हाफ कितना हो गया? L, फिर L, तो ये L और यहाँ से यहाँ तक R, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। अब माइनस क्यू की वजह से क्या होगा? ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक? बेटा देखो ये R है और R में से ये वाला L निकल जाएगा, कितना बचेगा? R माइनस L। Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको वेक्टर भी लगा सकते हैं, वेक्टर E1 और तो फिर मैं आगे चलता हूँ। ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, 3 मार्क्स का आता है, जब भी बोर्ड में आता है तो 3 का आएगा। 2 डेरिवेशन है, एक एक्सियल लाइन का है और एक इक्वेटोरियल लाइन का है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखें कि मैं आपको इस तरह से कोच करना चाहता हूँ या गाइड करना चाहता हूँ ताकि आपको किसी भी कोचिंग या ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े, आप यहाँ से परफेक्ट हो जाएं। और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, या कोई नई चीज़ सीखनी है तो आप बताएं, तो हम उसका रिप्लाई करेंगे और आपको बताएंगे। धीरे धीरे इस प्रोग्राम को लाइव भी शुरू करेंगे। अभी थोड़ा ऐसी कुछ दिक्कत है, पेरेंट्स का हेल्थ ठीक नहीं है, फिर आगे चल के इसका लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको धीरे धीरे नोट करिए। सारा आपको इसका थ्योरी है, इसका न्यूमेरिकल्स है, इसका 10 ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, परफेक्ट पैकेज मिलेगा। लेकिन बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, कि बगैर मेहनत और बगैर हार्ड वर्क के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा। और आप कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि कोई छोटा है, कोई इम्पोर्टेंट, कोई टिप्स बता देगा, तो फिर आप वही 70 में से 30 मार्क्स ही ला पाएंगे। अगर आपको 70 में से 70 चाहिए तो यू हैव टू स्टडी थॉरोली। आपको एक एक वर्ड समझ समझ के पढ़ पढ़ के करना पड़ेगा। और दूसरा, साथ साथ में बुक रीडिंग भी करिए, जब मौका मिलता है तो बुक भी पढ़िए। बुक पढ़ने से आपकी नॉलेज में गहराई आएगी, डेप्थ आएगी।
अब इससे चलते हैं आगे। अब आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में R प्लस एल का होल स्क्वायर और एक में R माइनस एल का है, तो ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो हम निकालेंगे इसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, तो ज़्यादा वाले में से कम माइनस हो जाएगा। तो ज़्यादा वाला ये है, वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E2 माइनस E1। तो E2 कितना है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल होल स्क्वायर। तो E इक्वल टू आ जाएगा आपका, इसमें Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो वेक्टर E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का आ जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको इससे देंगे तो बचेगा ये R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको A प्लस बी के होल स्क्वायर से और इसको A माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला से खोल लेंगे, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा आपका 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको ऐसे कर सकते हैं, वेक्टर E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहे इसको कर दो ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 है तो 2 इंटू 2 QL R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। 4 को मैंने 2 इंटू 2 कर दिया, बाकी QA है 2 सारा का एज इट इज है, इसको कर दिया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप साथ साथ में नोट करते चलिए, समझते चलिए। अगर मेरी कभी स्पीड कम ज़्यादा होती है तो आप उसको YouTube में स्पीड को स्लो करके डेरिवेशन को अगेन एंड अगेन कर सकते हैं। कोई ये फिगर डिस्क्रिप्शन ये सारा एज इट इज़ करना होगा आपको। अब थोड़ा सा ऊपर से मैं रब करता हूँ इसको।
अब ये आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε02 × 2 QLR। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0। 2 है, 2QL को P कह सकते हैं, L²। P इक्वल टू क्या है, Q × 2। 2QL की जगह मैंने P डाल दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। इफ थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, कई बार ये कैमरा में नहीं आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4πε0 2PR अपॉन होल स्क्वायर। P इक्वल टू Q × 2L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, R L से बहुत बड़ा है, तो क्या होगा, यानी R बहुत बड़ा है और L बहुत छोटा है, तो L को हम निगलेक्ट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4πε0 2PR अपॉन R4। वन बाई 4πε0 2P अपॉन R3। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसको समझने से पहले आपने 11th क्लास में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा मैं उसका बताना चाह रहा हूँ। जैसे कोई फोर्स लग रहा है F और ये एंगल थीटा है, तो x एक्सिस पे जो फोर्स लगता है वो F cos थीटा, और थीटा के अपोजिट साइड जो फोर्स लगता है Fy = F sin थीटा।
तो एक फोर्स को दो फोर्स में तोड़ दिया जाता है, किसका हॉरिजेंटल पर कैसा इफेक्ट है और वर्टिकल पर कैसा इफेक्ट है। जैसे हम कोई पत्थर वगैरह फेंकते हैं यूँ, तो एक साथ ये ऐसे जा रहा है, तो कुछ डिस्टेंस ये एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करता है और कुछ डिस्टेंस ये वाई एक्सिस पे ट्रैवल करता है। तो एक्स एक्सिस पे जो ट्रैवल करता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। सपोज ये कोई v है, तो इस तरफ होगा कंपोनेंट वी एक्स इक्वल टू वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा, और यहाँ पे होगा डी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा। यानी एक फोर्स दो फोर्स में टूट जाता है, क्योंकि वो ऐसे चल रहा है यूँ। तो कुछ गति इस तरफ भी है और कुछ गति ऊपर की तरफ भी है। ठीक है, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। थोड़ा इस कंसेप्ट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको बताया। अब आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? जैसे एक चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 2l। और ऐसे जो लाइन जाएगी ये वर्टिकल। सपोज ये डिस्टेंस कितनी है? r, ये पॉइंट है P, और ये मिड पॉइंट है O, इसको बोल देते हैं A, B, और ये है P। ठीक है, तो प्लस क्या करेगा? प्लस को रिपेल करेगा। यहाँ पे पॉइंट चार्ज प्लस होगा, ये प्लस इस प्लस को धक्का मारेगा, E1, और ये वाला माइनस इसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा। आप इस फिगर को ड्रॉ कर लें, धीरे धीरे फिगर को ड्रॉ कर लें। तो अब इसका हम ऑब्जर्वेशन या डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाई सर्टेन डिस्टेंस 2l, मिड पॉइंट O। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ नापना है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी मेजर्ड एट P विच इज एट r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O। तो मैं इसको बोर्ड पर लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। लेट अस एन electric dipole, let us consider an electric dipole consisting two charges minus q and plus q separated by certain distance 2l। मिड पॉइंट क्या है आपका? मिड पॉइंट O। इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी मेजर्ड, फील्ड
इज टू बी measured, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ नापना है, measured at P, electric field is to be measured at P which is at R distance from midpoint। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट में ये आप इतना नोट करो। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है कि जैसे पेन है, एक प्लस चार्ज है एक माइनस है, तो एक ऐसे करके इसके जो बीच में जो जगह ऐसे बनेगी, बीच में जो लाइन बनेगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको बोलेंगे हम इक्वेटोरियल लाइन। आप 1-1.5 मिनट इसको नोट कर लीजिए, इसको एज इट इज ऐसा ही करना पड़ेगा। उसमें क्या हम बच्चों को वही है। इतना आवाज़ कैच नहीं करता है, यहाँ से डायरेक्ट रहता है, बाई चांस थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा इतना। तो वैसा वाला एक माइक्रोफोन आता है, पता ही आता है नहीं, ब्लूटूथ वाला माइक्रोफोन। ब्लूटूथ वाला ये क्या ख़राब है, ये भी बड़ा अच्छा है। हो जाए तो बताएंगे, एकदम बढ़िया उसमें आता है। थोड़े कपड़े पर सही बने बनाया करो, ऊपर टी शर्ट डाल लो। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, फिगर ऐसे ही रहने देना है। अब ये वाला प्लस इसको कर रहा है, ये डिस्टेंस r है, ये 2l है, 2l में से कितना हो जाएगा, l इधर हो जाएगा और l इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √r² प्लस l²। और जितना ये है उतना ये हो जाएगा, जितना AP है उतना ही BP हो जाएगा। आइसोसेल्स है ये, दोनों साइड्स इक्वल है। तो पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड at P ड्यू टू प्लस Q। E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और डिस्टेंस कितना है, √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। अब इसी की वजह से माइनस इसकी वजह से कितना होगा, सेम डिस्टेंस है, सब कुछ सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू -Q, E2 इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √r² प्लस l² का होल स्क्वायर।
अब आप देखो जितना E1 है उतना ही E2 है, वैल्यू दोनों की इक्वल है। स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों इक्वल है। अब E1 को तोड़ेंगे दो हिस्से में, इधर आ जाएगा E1 cos थीटा, जैसा मैंने कंसेप्ट में बताया था। इधर आ जाएगा E1 साइन थीटा। ऐसे इधर E2 है तो इधर आ जाएगा E2 cos थीटा, इधर आ जाएगा E2 साइन थीटा। अब बेटा देखो ये E1 साइन थीटा है और E2 साइन थीटा है, और E1 और E2 दोनों की वैल्यू कैसी है? बराबर। तो कंपोनेंट्स में तोड़ने के बाद आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट। ये दोनों जैसे इक्वल और अपोजिट है। तो नेट फील्ड क्या होता है? नेट फील्ड हो जाएगा E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको नोट करो। अब देखो शायद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको इसको रब कर रहा हूँ। अब इसका अगला स्टेप लेते हैं। E इक्वल टू E1 की जगह डाल देंगे 1/, चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों इक्वल हैं तो 2Q cos थीटा अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इन ट्राइंगल ए ओ पी कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एल वाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो माय ग्रेट स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका 1/4πε0 2q। ये वैल्यू मैंने डाल दी L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये है आर स्क्वायर प्लस, तो P इक्वल टू क्या है 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 1/4πε0 2p, इसकी जगह P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब एक 1 पावर इसकी है और हाफ पावर इसकी है, तो ये जगह 3/2। और इफ़ R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब। ये सारा आप नोट कर लो, मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ये दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हैं और 3 मार्क्स के आते हैं, चाहे ये आ सकता है चाहे वो वाला, वैसे इसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं आने के। अपना टारगेट यही है कि इंडिया में रहने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं दूर दराज के क्षेत्रों से या रूरल से, जिनके पास टीचर्स नहीं हैं, तो वो इन वीडियोस के माध्यम से फिजिक्स सीख सकें। और मैसेज है पूरे देश के लिए कि जैसे मैं आप लोगों के लिए चाह रहा हूँ, तो ऐसे ही आप लोग भी आगे करें, ताकि हमारा देश समाज आगे बढ़ सके। और बस यही है, गलत चीज़ों का साथ नहीं करना है, गलत लोगों का साथ नहीं करना है। ये सब बड़ा ख़तरनाक चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ की ग्रोथ को रोक देती हैं। क्योंकि हर आदमी में बहुत आगे बढ़ने की क्षमता छिपी हुई है। बस अपनी पावर्स को राइट डायरेक्शन में यूटिलाइज करिए, सही डायरेक्शन में यूज करिए और आगे बढ़िए। थोड़ा सा मैं थोड़ा फ्रीलांसर हूँ, टीचर हूँ, तो कोई 1-2 टॉपिक कभी मिस हो जाता है या आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। और ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा जो है मेरी जो टीचिंग है वो सब NCERT बेस्ड है, NCERT से बाहर कुछ नहीं। अब आप देखिए, इसके बाद आता है आपका एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस। बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसमें 4 चीज़ें आपको याद रखनी है।
बाकी तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। जैसे प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी। सेकंड है माय ग्रेट फ्रेंड्स, अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये अंदर की तरफ जाएंगे। थर्ड है पॉजिटिव से कहाँ जाती हैं, नेगेटिव की तरफ। अभी पॉजिटिव है तो बाहर निकल रही होंगी और ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही हैं। नेगेटिव में ये अंदर। और इस पे बहुत ही क्वेश्चन आता है इस चीज़ पे कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। काटेंगी नहीं एक दूसरे को इस तरह से। क्यों नहीं काटेंगी? कि अगर मान लें काट रही हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। तो एक 1 मार्क का क्वेश्चन काफ़ी बार आया है पिछले, मैं भी 1995 से टीचिंग में हूँ, तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि वाई टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। तो इसका आंसर क्या है? इसके आगे वाई लगा देता हूँ। इसका आंसर है बिकॉज टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at one point are not possible। क्योंकि जो हमारे ऐसे कुछ बच्चे हैं, हम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा सा इंग्लिश में बच्चे वीक होते हैं और उनके सामने कोई भी थोड़ा इंग्लिश बोलता है तो वो बड़ा प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि सब्जेक्ट तो आप मातृभाषा में समझिए, अपनी मदर टंग में। वो इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, उससे इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा बुक पढ़ेंगे तो आ जाएगा। दैट्स वाई यू शुडंट वरी अबाउट इट। ये तो मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बना रहा हूँ, आगे चल के फिर हिंदी मीडियम का और बनाऊँगा, क्योंकि बनाने में भी समय लगता है। तो वाई टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स, दो लाइन क्यों क्रॉस नहीं करती? बिकॉज टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट आर नॉट पॉसिबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चारों पॉइंट। इसके बाद एक पॉइंट और कराऊंगा आपको मैं। इन चारों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए कि पॉजिटिव से ये बाहर निकलेंगी, सेकंड है नेगेटिव में ये अंदर निकलेंगी, थर्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, फोर्थ कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, चौथा वाला, कि बाई टू इलेक्ट्रिक लाइंस एंड नेवर इंटरसेक्ट। तो आप इसका आंसर देंगे बिकॉज टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट आर नॉट पॉसिबल।
थोड़ा 11th वीक होने से 12th में थोड़ा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, कि 11th में क्या होता है कि जनरली बच्चे थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे, उनका टारगेट पासिंग होता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह एक जैसा है। अब ये लाइन से इधर जा रही है, इसका मतलब इधर पॉजिटिव होगा और उस साइड निगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक लाइन्स कहाँ जाती हैं? पॉजिटिव से निगेटिव। अब यहाँ पर कोई डाइपोल रखा हुआ है, सपोज ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। इसकी लेंथ 2L है। ये ए बी, इसको माइनस ले लीजिए, माइनस क्यू, और इसको प्लस क्यू। माइनस की अब प्लस से माइनस जा रहा है, इस तरफ प्लस है, प्लस क्या करेगा? माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एक फोर्स इस तरफ लगेगा क्यू ई। बिकॉज मैंने आपको बताया था ई इक्वल टू क्या होता है? एफ बाई क्यू नॉट। ऐसे ही ये वाला प्लस इसको रिपेल करेगा तो एक फोर्स इस तरफ लगेगा क्यू ई। और ये पॉइंट ले लीजिए आप सी। तो बेटा ये इसको इस तरफ खींचेगा और ये इसको इस तरफ खींचेगा, तो जो डाइपोल टेढ़ा है वो थोड़ी देर में कैसा हो जाएगा? ऐसे फोर्स लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो उसे टॉर्क बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कभी कभी 2 मास का डेरिवेशन आ जाता है। तो ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव इस तरफ था, तो इसके अट्रैक्ट किया। उधर पॉजिटिव था तो इस पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, तो क्यू ही उस तरफ आ गया। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting two equal and opposite charges separated by certain distance 2L। ये एंगल थीटा इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड capital E, making an angle थीटा। तो मैंने बताया तो तिरछा है, तो फोर्सेस लगेंगे तो सीधा हो जाएगा। इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क
which will align it parallel to the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। तो टॉर्क क्या होता है आपका? टॉर्क इक्वल टू होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स कितना है QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है BC। इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है BC, हाइपोटेन्यूस कितना है 2L, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 2L साइन थीटा। टॉर्क QE BC की वैल्यू कितनी आ रही है 2L साइन थीटा, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा। बेटा P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2L, तो टॉर्क इक्वल टू कितना आ जाएगा PE साइन थीटा। अगर बेटा थीटा 0 है, थीटा 0 डिग्री है, तो टॉर्क मिनिमम कितना होगा 0। अगर थीटा 90 है तो टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा P। ये डेरिवेशन 2 मार्क्स का आता है बोर्ड में, 3 का नहीं आएगा। 3 का तो वो एक्सियल और इक्वेटोरियल आएगा, और 2 का ये आएगा। इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही कराऊंगा। कल आप अगली क्लास में आपको कल का टाइम मिलेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कराऊंगा, उसके बाद कैपेसिटर्स, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स टॉपिक वाइज थोड़े। बस इसको चैप्टर को लर्न करते जाइए, तैयार करते जाइए, समझते जाइए। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, और बाकी कोई दिक्कत हो तो वीडियो को स्लो चला के आप देख सकते हैं। गुड नाइट।